नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम देखेंगे पार्टिसिपल्स, जो कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए पार्टिसिपल्स क्या होता है, ये होता है हमारे नॉन फिनिट वर्ब्स, राइट। तो फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया है, जिसमें हमने देखा था कि नॉन फिनिट वर्ब्स के फर्दर 3 टाइप्स होता है। एक होता है हमारे जीरंड्स, जिसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया है। सेकंड होता है इन्फिनिटिव्स, इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। और थर्ड होता है हमारा पार्टिसिपल्स, राइट। तो इन तीनों के ऊपर मैंने आपको वीडियोस दे दिए हैं। तो आज हम पार्टिसिपल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप आगे की उन तीनों पार्ट्स को भी देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी दिख रही होगी। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगी। तो अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और देखिए वहाँ पर मैं इस तरह से डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आपकी फ्री टाइम में स्टडी भी होती रहेगी। और उसके अलावा अगर आपकी किसी टॉपिक के ऊपर क्वेरीज है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर ही मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैसेजेस तुरंत मेरे ध्यान में आ जाते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स भी क्विक दे पाती हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम आप इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर भी वीडियोस लेके आइए, उसके ऊपर भी हमें वीडियोस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप एक साथ में बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके बैठते हो लर्न करने के लिए, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज से हम क्या करेंगे कि हर एक वीडियो के एंड में आपके लिए एक या तो दो इडियम और फ्रेजेस में आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। और उसको हम अच्छे से समझेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी मैं आपको दे दूंगी, ताकि क्या होगा कि एक एक करके आपका उस टॉपिक के ऊपर भी थोड़े थोड़ा करके कंसेप्ट बनता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उस इडियम या तो फ्रेजेस को भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको वो भी समझ में आए। और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा है, आपको ये कंसेप्ट अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या मुझे ये कंसेप्ट को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ वर्ब दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, राइट। तो ये एक होता तो वर्ब ही है, लेकिन काम कैसे करेगा, एज अ एडजेक्टिव करेगा, ठीक है। वर्ब का यूज़ क्या होता है, क्रिया दर्शाने के लिए, लेकिन इसका यूज़ क्रिया दर्शाने के लिए हम नहीं करेंगे, बल्कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेन वर्ब होगा वो हमें हमेशा ही क्या दिखाएगा, क्रिया दिखाएगा, राइट। लेकिन ये क्रिया नहीं दिखाएगा, इसीलिए ये कभी भी आपको मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रोकन टॉय, डांसिंग डॉल, स्माइलिंग फेस, टॉर्न शर्ट। अब देखिए पहले ये समझते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, राइट। जो कोई भी वर्ड हमें दिया है जो कि नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, जो कोई भी वर्ड है सेंटेंस में जो कि हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, ब्रोकन टॉय, तो यहाँ पे खिलौना तो है, लेकिन कैसा खिलौना है, टूटा हुआ खिलौना। तो ये जो ब्रोकन वर्ड है वो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये टॉय कैसा है, टूटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डांसिंग डॉल, डॉल तो है लेकिन कैसी डॉल है, डांस करने वाली डॉय है। फेस, लेकिन कैसा फेस, स्माइलिंग फेस। फिर टॉर्न शर्ट, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव की तरह हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। तो ये ब्रोकन, डांसिंग, स्माइलिंग, टॉर्न, ये सारे के सारे क्या है, पार्टिसिपल्स है। तो इसका यूज़ किस तरह से किए जाता है, पार्टिसिपल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे अब फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो देखिए, पार्टिसिपल्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम आईएनजी लगाते हैं, राइट। सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें 3 तरह से सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं। एक होता है हैविंग प्लस V3,
फिर होता है बीइंग प्लस V3 एंड होता है हैविंग बीन प्लस V3, राइट। अब इन तीनों का यूज़ कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या तो फिर इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने जेरंड का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जेरंड में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी इसका यूज़ करते हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जिन्होंने भी जेरंड का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि जेरंड का यूज़ हम एज अ नाउन करते हैं, राइट। तो और पार्टिसिपल का यूज़ हम कैसे करते हैं, एज एन एडजेक्टिव करते हैं। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। दोनों में होगा तो वर्ब का ING वाला फॉर्म ही, लेकिन इसका यूज़ हम एज अ नाउन करते हैं और इसका यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द कार इज बर्निंग। तो यहाँ पे ये जो बर्निंग वर्ड है आप देख सकते हो ये ING वाला रूप है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये मेन वर्ब है या फिर पार्टिसिपल है। तो देखिए, अगर आप सेंटेंस को अगर आप मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है कि कार जल रही है, ठीक है। तो कार जल रही है मतलब कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें कि क्रिया दर्शाई गई है। क्या क्रिया दर्शाई गई है कि कार जल रही है, मतलब जलने की क्रिया यहाँ पे कंटिन्यू है, इसीलिए ये एक क्रिया दर्शा रहा है, इसीलिए ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई सो अ बर्निंग कार। मैंने एक जलती हुई गाड़ी को देखा। अब यहाँ पे गाड़ी तो है लेकिन कैसी गाड़ी, जलती हुई गाड़ी। यानी यहाँ पे जो नाउन दिया गया है कार, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कार तो है लेकिन कैसी कार है, बर्निंग कार, जलती हुई कार। इसीलिए ये एक यहाँ पे पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बार्किंग डॉग्स, यानी यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, डॉग्स है, लेकिन डॉग्स तो है लेकिन कैसे डॉग्स है, तो बार्किंग डॉग्स यानी कि भौंकने वाले कुत्ते। इसीलिए यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है बल्कि एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भौंकने की क्रिया नहीं दर्शाई गई है। क्या यहाँ पे कोई कुत्ता है जो कि भौंक रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस में मीनिंग नहीं बन रहा है कि यहाँ पे ये भौंकने की एक्टिविटी कंटिन्यू है या भौंकने की एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए यहाँ पे ये जो बार्किंग डॉग्स है ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे बार्किंग का यूज हुआ है, इसीलिए ये एक पार्टिसिपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पे देखिए कुत्ता भौंक रहा है, यानी कि कुत्ते की भौंकने की जो क्रिया है वही दर्शा रहा है यहाँ पे बार्किंग, इसलिए ये है हमारा मेन वर्ब। तो आई होप इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब कौन सा होता है और पार्टिसिपल कौन सा होता है। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हमें दर्शाना है कि एक एक्टिविटी कंटिन्यू थी और उसी समय दूसरी एक्टिविटी भी हो रही थी, राइट। तो ऐसे सेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज टॉकिंग टू हिम आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, यानी उसके साथ बात करते समय मैं अपना होमवर्क कर रहा था, ऐसा हो बोल सकते हैं। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके साथ बातें करते करते मैं अपना होमवर्क कर रहा था। मतलब कि अब इतना समझ गए कि यहाँ पे दोनों एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ बात भी की जा रही है और साथ ही साथ होमवर्क भी किया जाता है, यानी कि दो एक्टिविटीज़ हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए टॉकिंग टू हिम, तो यहाँ पे ये जो टॉकिंग वर्ड है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए यहाँ पे एक रूल आपको ध्यान में रखना जरूरी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। टॉकिंग टू हिम, तो यहाँ पे बातें कौन कर रहा था, मैं कर रही थी। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो मैं ही बातें कर रही थी और मैं ही होमवर्क कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉकिंग टू हिम के तुरंत बाद में यहाँ पे जो नाउन होना चाहिए ना, वो वही होना चाहिए जो फर्स्ट एक्टिविटी कर रहा है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी कौन कर रहा है, बोलने की एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने तुरंत आई का यूज़ किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुरंत बाद में यहाँ पे आपको नाउन नहीं दिख रहा है तो आप उसको सबसे पहले यहाँ पे भी लिख सकते हो, आई फिर कॉमा टॉकिंग टू हिम कॉमा फिर आगे का सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरह से सेंटेंस फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सिटिंग इन दी बस ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक, यानी बस में बैठते हुए वो म्यूजिक सुन रहा था, राइट। यानी बस में बैठे बैठे वो म्यूजिक सुन रहा था, ये यहाँ पे सेंटेंस का सेंस बन रहा है। यानी यहाँ पे दोनों एक्टिविटी कंटिन्यू है, एक तो वो बस में बैठा भी है और सेकंड वो म्यूजिक भी सुन रहा है, ठीक है, सुन रहा था, सॉरी ये वॉज है मतलब ये भूतकाल का सेंटेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे भी दो एक्टिविटी को कंटिन्यू एक साथ हम दिखा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पे देखिए वॉज लिसनिंग म्यूजिक, तो ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक, तो यहाँ पे ये जो है ना ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है।
क्योंकि ये एक एक्टिविटी दर्शा रहा है म्यूज़िक को सुनने की, वो म्यूज़िक सुन रहा था, ये यहाँ पे सीधा सा सेंस बन रहा है, इसीलिए ये हमारा मेन वर्ब है। लेकिन ये जो सिटिंग इन द बस है ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राइटिंग इन द एग्जाम आई फॉरगॉट आंसर्स, यानी एग्जाम में लिखते समय मैं आंसर्स भूल गया। ठीक है, यानी यहाँ पे दो एक्टिविटी कंटिन्यू है, एक तो एग्जाम में लिखने की एक्टिविटी एंड सेकंड है आंसर्स को भूल जाना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइटिंग इन द एग्जाम आई फॉरगॉट द आंसर्स। अब देखिए एग्जाम कौन लिख रहा था, मैं लिख रही थी, तो इसके तुरंत बाद में यहाँ पे आई है। ठीक है, और फॉरगॉट द आंसर्स, आंसर कौन भूल गया, वो भी मैं भूल गई, इसलिए यहाँ पे आई है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए रेनी डे होने की वजह से, यानी बारिश वाला दिन होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई। तो क्या बारिश वाला दिन मैं थी? नहीं, बारिश वाला दिन मैं नहीं थी, इसलिए बीइंग अ रेनी डे के बाद ने हमने यहाँ पे जो आई का यूज़ किया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे रेनी डे के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ही शी इट तो नहीं कहेंगे, एक डे है तो दिन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो इसको आपको करेक्ट कैसे करना पड़ेगा, इट फिर कॉमा, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी फर्स्ट सेंटेंस में दी है उसके लिए आपको कोई ना कोई नाउन या तो प्रोनाउन का यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आई होप अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सिंपली हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ ब्रोकन माई टॉय, यानी उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो ब्रोकन वर्ड है ये आप देख सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन फिर भी ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, बल्कि एक ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऐसा कैसे पता चला, तो देखिए शी हैज़ ब्रोकन माई टॉय मतलब उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो ब्रोकन वर्ड है ना वो एक क्रिया दर्शा रहा है, खिलौना तोड़ने की क्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, तो क्रिया दर्शाने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हैज़ ब्रोकन है ये एक हमारा वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ब्रोकन टॉय वॉज माई फेवरेट, वो टूटा हुआ खिलौना मेरा फेवरेट था। लेकिन यहाँ पे ब्रोकन टॉय, टॉय तो था लेकिन कैसा, ब्रोकन यानी टूटा हुआ खिलौना। तो यहाँ पे ये जो नाउन है टॉय उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टूटा हुआ खिलौना, इसीलिए ये एक एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसीलिए ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स का यूज हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लॉन्च्ड द FIR फॉर माई स्टॉलन कार, यानी मेरी चोरी की गई कार के लिए मैंने FIR लॉन्च करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, एक देखिए लॉन्च्ड एंड सेकंड है यहाँ पे स्टॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमें देख रहा है कि इसमें से पार्टिसिपल कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आई हैव लॉन्च्ड द FIR, यानी मैंने FIR दर्ज करवाई, मतलब कि यहाँ पे ये जो लॉन्च्ड वर्ड है ना ये क्रिया दर्शा रहा है, ऑफ FIR दर्ज करवाने की जो क्रिया है वो दर्शाने के लिए यहाँ पे लॉन्च्ड का यूज हुआ है, इसीलिए ये क्रिया दर्शा रहा है, इसीलिए ये एक हमारा वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, फॉर माई स्टॉलन कार, कार तो है लेकिन कैसी कार है, स्टॉलन कार यानी चोरी की हुई कार। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो स्टोलन है ये क्या है हमारा, ये हमें दिखा रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में, इसलिए ये यूज़ हुआ है हमारा एज अ पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब ये हमारा मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है और ये कब यूज़ होता है एज अ पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, काम करवाने के लिए, यानी किसी और से मैंने काम करवा लिया ये कहने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ, गेट के साथ, यानी गॉट या तो गॉटन कुछ भी हो सकता है, गॉट का कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन गेट वर्ड के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही गेट हिज रूम पेंटेड, यानी उसने किसी और के साथ अपना रूम क्या करवा लिया, पेंट करवा लिया। ठीक है, कलर करवा लिया अपने रूम में, लेकिन उसने खुद नहीं किया, किसी और के साथ करवाया है। ठीक है, तो किसके साथ करवाया है वो इसने यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, लेकिन सिर्फ कहना है कि मैंने अपना रूम कलर करवा लिया। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ही गॉट हिज रूम पेंटेड। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है जो हमने किसी और के साथ करवा ली है और जिसको हम गेट या तो गॉट वर्ड के साथ लिखते हैं, उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पेंटेड, ये हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी गेट हर क्लोथ्स आयरनड, यानी उसने अपने क्लोथ्स को क्या करवा दिया, आयरन करवा दिया, लेकिन किसी और के साथ करवाया है, उसने खुद नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे गेट का यूज़ हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे जो आयरन है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमारा एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। अब आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जैसे कि हमने देखा था कि इसमें तीन तरह से सेंटेंसेस क्रिएट किए जाता है, एक होता है हैविंग प्लस V3,
बीइंग प्लस V3 एंड हैविंग बीन प्लस V3। तो अब हम समझते हैं कि इन तीनों का यूज़ कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो हैविंग प्लस V3, तो ये सेंटेंस हमारा हमेशा ही एक्टिव वॉइस में होगा। और ये क्यों यूज़ होगा, तो देखिए सब्जेक्ट फिनिशेस अ वर्क एंड स्टार्ट्स अनदर, यानी जब कभी भी हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं और एक सेंटेंस में ऐसा दिखाया गया है कि हमने एक काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद में हमने दूसरा काम शुरू किया है, ठीक है, तो एक काम कंप्लीट होना और दूसरा काम शुरू होना, उसके लिए हम हैविंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे। अब देखिए बीइंग प्लस V3 का यूज़ कब होगा, तो सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, यानी किसी और के एक्शन की वजह से हमारा जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसको कुछ ना कुछ अफेक्ट हो रही है, तो उसके लिए हम बीइंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस हमेशा ही हमारा होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं बल्कि क्वासी पैसिव वॉइस में। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमें दो सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से जिस सेंटेंस में हम बीइंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे ना, वो सिर्फ हमारा पैसिव वॉइस में होगा, लेकिन कॉमा करने के बाद जो बाकी का सेंटेंस होगा वो हो सकता है हमारा एक्टिव वॉइस में भी हो या फिर पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। लेकिन हमारा रूल्स कितना है कि जिस किसी भी सेंटेंस में हमने बीइंग प्लस V3 का यूज़ किया है वो सिर्फ हमारा पैसिव वॉइस में होना चाहिए। इसीलिए जब हम हाफ सेंटेंस को पैसिव टेंस में होने की बात करते हैं या पैसिव वॉइस में होने की बात करते हैं, उसे कहा जाता है क्वासी पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बीइंग प्लस V3 का यूज़ कब होगा, जब कभी भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी और के एक्शन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, तब हम बीइंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे। अब देखिए वैसे रूल्स सुनने में आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हैविंग बीन प्लस V3, तो इसका यूज़ कब होगा, सब्जेक्ट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी और के एक्शन से ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है, यानी अफेक्ट होने की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अफेक्ट हो रहा होगा, यानी कि अभी कंटिन्यू में मतलब प्रेजेंट टेंस में उसकी जो अफेक्ट होने की जो कंडीशन है वो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो अफेक्ट होने की जो कंडीशन है वो खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैविंग प्लस V3 होगा हमारा एक वर्क फिनिश होगा और दूसरा वर्क स्टार्ट हुआ इसके लिए, ठीक है। और बीइंग प्लस V3 एंड हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का भी यूज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखते हैं हैविंग प्लस V3, तो मैंने क्या बताया था, जब एक एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो रही है या एक काम हमारा फिनिश हो रहा है और दूसरा काम शुरू हो रहा है, तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ही लेफ्ट द ऑफिस, यानी प्रोजेक्ट फिनिश हो गया उसके बाद में उसने क्या किया, ऑफिस से चला गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी उसकी पूरी हो गई, क्या पूरा हो गया, उसका जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, यानी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जो उसकी एक्टिविटी थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में सेकंड एक्टिविटी हो रही है, ही लेफ्ट द ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है हैविंग फिनिश्ड, यानी हैविंग प्लस V3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग रिटन एग्जाम ही एनालाइज्ड इट, यानी एग्जाम लिख लेने के बाद उसने उसका एनालाइज किया, यानी एग्जाम लिखने की एक्टिविटी उसकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद में एनालिसिस करने की एक्टिविटी उसकी शुरू हुई, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने हैविंग प्लस V3 का यूज़ किया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, तो बीइंग प्लस V3 एंड हैविंग बीन प्लस V3, इसमें क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो किसी और की एक्टिविटी से अफेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग इंसल्टेड बाय हिम आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग, तो देखिए यहाँ पे किसी और ने एक्टिविटी की है, किसी और ने मेरी इंसल्ट की है और उसका मेरे ऊपर इफेक्ट इतना हुआ कि मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई, मतलब कि यहाँ पे कोई और है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीइंग इंसल्टेड यानी बीइंग प्लस V3 का यूज़ हुआ है। अब इसी सेंटेंस में हम हैविंग बीन प्लस V3 का यूज़ करते हैं, हैविंग बीन इंसल्टेड बाय हिम आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग, यानी उसके द्वारा इंसल्ट किए जाने के बाद मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसल्ट करने की एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरी फिनिश हो चुकी होगी और उसके बाद में उसकी रोने की एक्टिविटी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा कि उसने इंसल्ट किए होगा और उसी समय वो रोई होगी, ठीक है। तो इसी तरह का यहाँ पे सेंटेंस है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीइंग प्लस V3 एंड हैविंग बीन प्लस V3 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही तरह के सेंटेंस में आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके दो ही एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप इसके थोड़े से और एग्जाम्पल्स अगर क्रिएट कर पा रहे हो तो क्रिएट करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो अब हम आज का इडियम देखते हैं। आज मैंने इडियम लिया है बीटिंग अ डेड हॉर्स,
यानी कि ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए जनरली रेस में क्या होता है, या हम कभी भी घुड़सवारी करते हैं तो क्या करते हैं, घोड़े को हम मारते हैं, ठीक है, और उसको मारने की वजह से ही वो दौड़ता है। लेकिन अगर मैं किसी मरे हुए घोड़े को मारूंगी तो क्या वो दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि अ वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, यानी कि हम प्रयास तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है सक्सेस मिलने की, ठीक है, क्योंकि मरे हुए घोड़े को मारने से वो कभी दौड़ने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो मेरा एफर्ट है वो बिल्कुल क्या है, वेस्ट है। यानी जब कभी भी हम वैसा कोई वेस्ट एफर्ट करते हैं जिसका हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली, तो वैसे केसेस में हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही कीप्स ट्राइंग टू पब्लिश इट बट आई थिंक ही इज़ बीटिंग अ डेड हॉर्स, मतलब कि वो कोशिश करता रहता है इसको पब्लिश करने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मतलब हम ये कह सकते हैं, अब बीटिंग अ डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को मारने के बराबर है, मतलब ये जो एफर्ट कर रहा है वो उसका वेस्ट है, ये यहाँ पे मीनिंग हो रहा है, राइट। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है कि हर एक वीडियो में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए जाएं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।